आपण संबोधित करायचंय. चलो भाई, मैं ज्यादा भाषण नहीं करता क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो सोचते कि ये कब मिले कब जाए. वो सुबह से धूप में सब पक्के बैठे हुए हैं, तो मैं ज्यादा बात करेगा तो ये लोग सब नफरत करेगा. अगले टाइम में मैं आएगा तो सोचेगा वो आ रहा तो ज्यादा पकाने वाला है, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता. लेकिन ये रेल के लोग हैं, फिर कोई बच्चे हैं, परिवार के लोग हैं, हमारा यही साहब भी हमारे बीच में है. लेकिन 2-3 लाइन मैं जरूर बोलूंगा क्योंकि मैं यूनियन का है तो मैं अपना लाइन तो बोलना बहुत जरूरी भी है. हमारा जैसा लोनावाला का जो इंस्टीट्यूट का जो लोग हैं प्लस जो एनआरबी की जो हमारा जो टीम है, इनको कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा. क्योंकि ऐसे इन्होंने जब से इस इंस्टीट्यूट को कार्यभार संभालना शुरू किया तब से ग्राउंड का नज़ारा बदल गया. जिन लोगों ने पहले इस ग्राउंड को देखा होगा और आज एक जिस ग्राउंड को देख रहा है, बच्चे एक कॉर्नर में खेल रहा है, बड़े लोग इधर खेल रहे हैं और हमारा मैच अभी हो चुका है. इससे ज़्यादा एक खूबसूरत नज़ारा लोनावाले के लिए मिल नहीं सकता, मैं आपको कह सकता हूँ. इसलिए मैं पूरा टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, पहली बात. दूसरा एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई आप लोग सब कहीं ना कहीं किसी विभाग में अभी लोग जो लॉबी के लोग हैं ये मैच जीते, जो एसएनडी के लोग हैं इन्होंने इनको मैच जितवाए. देखो, हारने वाला शब्द मेरे किताब में है ही नहीं. एक जीता तो मतलब दूसरे कोई खेला इसलिए तो जीता. अगर खेलने वाला मिले नहीं तो जीते कहाँ से. तो ये हमारा सोच है, मेरा अपनी लाइन है, मेरा यूनियन की लाइन है सर्वधर्म समभाव. हम एक दूसरे को इंसान करके जानते हैं, दूसरे किसी रूप से हम किसी को जानते नहीं है. जानना भी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा कहना है. बाकी लोग अपने अपने हिसाब से चलते हो, अपने हिसाब. रेल के लोग अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले 3 दिन पहले वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किए हैं, तो रेल के लोग सब उसकी तरफ देखा होगा. लेकिन एक ही है, सब अपना अपना देखता. कोई डिपार्टमेंट है तो देखेगा कि मेरा एसएनडी का है क्या है, मेरा सीएनडब्ल्यू का क्या है, मेरा लोको रनिंग का क्या है, मेरा ट्रैफिक रनिंग का क्या है, या मेरा सीएनडब्ल्यू. लोग अपने अपने हिसाब से देखते हैं. हम लोग अपने अपने हिसाब से नहीं देखता है, हम लोग देश के हिसाब से देखता है. मतलब रेल के लिए क्या भला होने वाला है, रेल रहेगा कि नहीं रहेगा, या अडानी अंबानी जैसा टाटा ने एयर इंडिया को ले लिया वैसा रेल को ले लेंगे क्या, और ले लिया तो हमारा हालत क्या होगा. तो हम लोग हर एंगल से सोचता है. हाँ, लेकिन एक चीज में बड़े खुशी की बात है इस बजट के अंदर, भले कुछ मिले न मिले अपने जगह में, लेकिन खुशी की एक बात है, हमारा हिंदुस्तान के अंदर 15 महीना जिस किसानों ने सड़क में बैठ के जो आंदोलन करने का काम किया था, उस किसान नेताओं को कितने भी सलाम किया तो कम पड़ेगा. और आप ये भी मत भूलिएगा, जो किसान के परिवारों से करीब 700 लोग शहीद हुए 15 महीने में, लेकिन उनका जिस तरीके से जीत हासिल की है, कम से कम उस जीत का झटका सरकार के दिमाग से गए नहीं. इसलिए कम से कम वित्त मंत्री महोदय जी ने, सरकार ने कम से कम उनके पूरे 2 घंटे का बजट के अंदर रेल को लेकर निजीकरण निगमीकरण का कई शब्दों का प्रयोग करने का काम नहीं किया. यह बहुत बड़ा एक जीत है, मैं आपको कहता हूं. यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. लेकिन हमको जो नए बच्चों को खेलते हुए देखता, मैं सोचता हूं कि कल इनका क्या होगा. है ना, हम लोग रेल के अंदर ठीक है, नौजवान साथी कुछ रेल के अंदर आए, कोई एएलपी में आए, कोई गार्ड में आए, कोई स्टेशन मास्टर में आए, कोई कॉमर्शियल में आए, कोई और कहीं आए, तो आने वाले दिनों में क्या होगा. इसलिए हमको आपको यूनियन को ताकतवर बनाना जरूरी है. ये किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, या किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं. अगर आप यूनियन को ताकतवर नहीं बनाओगे तो बहुत सारे लोग उसके अंदर भी राजनीति लाने की कोशिश करेगा. मैं राजनीति में जाता नहीं, क्योंकि मैं भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हुए संविधान को मान के चलने वाला है. और संविधान ये कहता है, भाई कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीति से जुड़ नहीं सकता, या कोई राजनीति का सदस्य भी बन नहीं सकता. ये हमारा संविधान हमको परमिट नहीं करता. हाँ, लेकिन सरकार जिसके भी है, हमारी सरकार है, हम सरकारी कर्मचारी, हम सरकार के सेवक है. हाँ, लेकिन बाबा साहब ने संविधान के जरिए ये भी हमको है ना अधिकार दिए हैं. अगर सरकार अगर हमारे खिलाफ अगर कोई काम करे, गरीबों के खिलाफ कोई बात करे, तो उसके खिलाफ लड़ने के भी अधिकार हमको संविधान ने दिए. उसी संविधान को पकड़ के चलने वाले हम हैं. हम किसी सरकार से डरते नहीं, ये भी मैं आपको कहता हूं. अभी आप लोगों ने रेल के लोग खास करके देखा होगा, 400 वंदे भारत एक्सप्रेस 3 साल के अंदर बनाने की बात हो रही है. आप लोग ये भी मत भूलिएगा, 3 साल पहले जब पहली बार जब वंदे भारत एक्सप्रेस आईसीएफ चेन्नई ने बना के दिए, उस समय के रेल मंत्री जी ने भी मुंबई मिरर, मिड डे, जो अब बड़े बड़े अखबारों के अंदर फोटो छापते हुए बहुत बड़ा ये कहने का काम कि 160 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी हम लोग चलाने में बनाने में सक्षम है और हमारे हिंदुस्तान के अंदर बनाया जाएगा. लेकिन उसके अंदर वो गाड़ियां बनाने वालों अधिकारियों की क्या हालत हो गया, इसको भी मत भूलिएगा. हम लोग को सब चीज का ध्यान रखना जरूरी है. फिर आज के सरकार कहते हैं कि हम लोग आईसीएफ के जरिए, रेल के जरिए 400 गाड़ियां बनाया जाएगा. 400 गाड़ियां 3 साल में बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे देखने की जरूरत है.
हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उतना है क्या देखने की जरूरत है, हमारा उस गाड़ियां बनाने के लिए हमारे पास उतनी कर्मचारी है क्या देखने की कोई जरूरत है। अभी पश्चिम रेलवे का जनरल मैनेजर रिटायर्ड हुआ, उनके लिए मिलने के लिए मैं गया था अभी 4 दिन पहले। उस समय किसी को बड़ा अधिकारी मिला तो उन्होंने कहा कि जब उनकी भर्ती के समय में भारतीय रेल की कर्मचारी का संख्या 17 लाख हुआ करता था, और उसके अलावा कभी 1 लाख कैजुअल लेबर हुआ करता, यानी कि 18 लाख कर्मचारी। उसके कंपैरिजन में आज कम से कम वो कह रहा कि 10 गुना गाड़ियां बढ़ गया, मालगाड़ी बढ़ गए, मेल एक्सप्रेस बढ़ गए, आपके इतनी सारे पटरियां बढ़ गए, लेकिन रेल की कर्मचारी की संख्या आज के दिन में उस अधिकारी के हिसाब से मैंने फिर हमारा नेट में जाके भी चेक करने का काम किया है, 11,80,000 कर्मचारी है आज के दिन में भारतीय रेल के अंदर। हाँ, लेकिन ठेकेदारी रूप में करीब 10 से 15 लाख कर्मचारी अलग से काम करता होगा, लेकिन पहले वाली कैजुअल लेबर में और आज की ठेकेदारी कर्मचारियों में फर्क है। क्योंकि आज जो बेचारा, आप भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, आप भी किसी मां के पेट से आए, मैं भी किसी मां के पेट से आया, हम भी इस धरती में जन्म लिए, लेकिन जो ठेकेदार के रूप में जो गरीब आदमी जो काम कर रहा है, आपने ट्रैक के अंदर खास करके देखा होगा, जो ट्रैक के अंदर काम करने वाला, आपने देखा होगा अपने घर में 15 साल का, 16 साल का या 17 साल का, 18 साल का बच्चे को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसी ट्रैक के अंदर, लोनावाले के अंदर आप देखो, शायद 15 साल का, 16 साल का, 17 साल का लड़की भी है ना, छोटी छोटे बच्चे भी उधर आपका बैलेंस निकालते हुए देखता होगा। कोई औरत को हमने देखा, छोटी सी बच्ची, शायद उनकी शादी भी हुआ होगा, उनकी छोटे से बच्चा उनको पटरी के बिगल में सुलाते हुए वो अपनी काम कर रहा है। लेकिन क्या उनको इस धरती के अंदर जीने का अधिकार नहीं है? महाराष्ट्र शासन ने कहा कि मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, है ना, केंद्र सरकार कहता कि मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए, तो महाराष्ट्र सरकार या केंद्र सरकार ने कहे हुए न्यूनतम वेतन उनको मिल रहा है कि नहीं मिला गरीबों को, ये भी हम आपको देखने की जरूरत है। मैं आपको कहता हूं, ऐसा नहीं कि हमारे पास ऑर्गेनाइज लेबर है, हमारे पास ताकतवर यूनियन है, इसलिए हमको सब कुछ मिल रहा है। इसलिए हम जहां चलते फिरते जो गरीबों को देखेगा तो उनको सही ढंग के रहने के अधिकार, उनको जो चीज सरकार दे रहा कि नहीं दे रहा, इसको भी देखने की जरूरत है। मैं आपको कहता हूं, ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं केवल आपको इतनी कहता हूं, अगर खुशहाल रहना है, ये आज बुजुर्ग लोग हमारे बीच में बहुत साल, जैसा चौधरी साहब ब्रांच के सेक्रेटरी, जितनी बुजुर्ग है, इनका रिटायरमेंट होने वाला 2 साल के बाद, है ना, अभी ब्रांच के सेक्रेटरी हैं, 2 साल के बाद में रिटायरमेंट होगा तो किसी को बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी लोनावाला के अंदर नए लोग दिख रहा है, हमको सक्षम लोग दिख रहा है, वो चौधरी साहब से भी अच्छा चलाएगा, मैं आपको कहता हूं, और ये हमारे लिए अच्छा है, मैं आपको कहता हूं। और ऐसे लोग को साथ देने की जरूरत है, मैं आपको कहता हूं, नहीं तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा। मैं एक लाइन और कहते हुए मैं खत्म करता हूं। शायद एयर इंडिया, रेलवे के बारे में कहने के लिए बहुत सारी चीज है, लोनावाला के बारे में कह सकता हूं, लेकिन एयर इंडिया का आपने देखो, एयर इंडिया टाटा साहब को दे दिया वापस, है ना। एयर इंडिया बड़ा लायबिलिटी था, हर समय में सरकार कहता था कि अखबार के जरिए भी हमको पता चला, करीब 61,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी एयर इंडिया का है, 61,000 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है एयर इंडिया का। और उसको हमारा एयर इंडिया का जो पूरा का पूरा चीज टाटा को कितने में दिए? 18,000 करोड़ में दिए। और उनके साथ में जितनी हवाई जहाज है, जितनी भी बिल्डिंग है, आपने कहीं ऐसा नहीं कि कोई लोनावाला का कोई मुंबई चौपाटी में घूमने नहीं गया, ऐसा नहीं हो सकता। चौपाटी के अंदर घूमेगा, वहां एक बड़े बिल्डिंग है, शायद उसको ऊपर एयर इंडिया करके लिखे हुए है, सब लोगों ने देखा होगा, है ना। ट्रिडेंट होटल के बगल में है, वो सब इस तरीके के कितने बिल्डिंग, कितना जगह, कितने जमीन वापस टाटा साहब को मिला मुझे पता नहीं, लेकिन 18,000 करोड़ रुपए में दिए। अभी कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले प्रधानमंत्री जी से बात करने के बाद उनकी जो टाटा का जो हेड है, जो रामचंद्रन करके शायद नाम है, उन्होंने जब हैंडओवर करते हुए कहा, प्रधानमंत्री के मिलने के बाद वो पूरा हैंडओवर करने का काम किया। अभी उन्होंने सरकार को पैसे कितने दिए? 2,500 करोड़। बाकी उन्होंने करीब 2,500 करोड़, शायद आगे पीछे हो सकता है आंकड़ेबाजी में, बाकी उन्होंने बोला कि वो जो 61,000 रुपए का लायबिलिटी में हम लोग धीरे धीरे देख के उस लायबिलिटी के अंदर हम लोग एडजस्ट करेगा। लेकिन दिए कितने? 2,500 करोड़। मुझे ऐसा लग रहा था पहले अगर सरकार, अगर हमारे भारतीय रेल की कर्मचारियों को बोलते थे भाई इतने पैसे में देने वाला, तो हम लोग, मुझे लगता है हम लोग 11 लाख 12 लाख कर्मचारी हैं, शायद 2-2 हजार रुपए भी डालते तो हमको मिल जाते थे, हम लोग चला सकते थे। मैं सच कह रहा हूं, ये ना, ये इसके बारे में आपको समझना जरूरी है। अभी हम लोग ये ना मिडिल क्लास के लोग हैं, सबसे खतरा मिडिल क्लास के लोगों को है, सबसे खतरा हमारा जो सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को है। मुझे आज भी याद है एक एक सरकार क्या क्या योजना है, क्या क्या उनके क्या कहते कि वो इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर कहते थे। आज हमारा छोटा सा कर्मचारी जो क्लास 4 के अंदर काम करने वाला कर्मचारी भी इनकम टैक्स भरता कि नहीं भरता। लेकिन इनकम टैक्स के स्लैब बढ़ा क्या? नहीं बढ़ा, क्योंकि आज सरकार को जो पैसा मिल रहा है तो इनकम टैक्स के जरिए ले रहा है, आपको डीए दे रहा है, लेकिन वो ले रहा है इनकम टैक्स के नाम से। मुझे लगता है कि जो बड़े लोग, जिसने थोड़ा बहुत तंगा ज्यादा मिलता होगा, मुझे लगता है कि जनवरी फरवरी का महीना पूरा उसकी टैक्स में ही जाता होगा। ये सच्चाई है, मैं आपको कहता हूं, लेकिन सरकार को नहीं समझ में आ रहा है ये। तो ये सब चीजों में अगर आपको सही ढंग से अगर आगे चलना होगा तो आपको यूनियन को मजबूत बनाना पड़ेगा। मैं आपको कहता हूं, ज्यादा समय लेते हुए, जिसने जीता भाई आपको सलाम, बड़े अच्छे ढंग से आपने खेले, इसमें कोई सवाल नहीं।
और हमारे जो एसएनटी के लोग हैं, भाई आपको भी सलाम, क्योंकि आपने इनको जिताया, क्योंकि मैं कोई हरा करके कह नहीं सकता, मेरा मुंह से ऐसी शब्द ही नहीं निकल सकता है। तो मैं आपको कहता हूं, लेकिन जब खेल होगी, खेल ऐसी एक ही है पूरी दुनिया के अंदर, आप खेल देखो, जहां स्पोर्ट्स है वहां रेसिज्म नहीं है, जहां स्पोर्ट्स है वहां कलर नहीं है, कोई काला पीला गोरा नहीं है, सब एक ही है। उधर खिलाड़ी है, उधर खिलाड़ी है, आप समझ जाओ इस भाषा को। उधर स्पोर्ट्स के ग्राउंड पे जब जाएगा वहां केवल खिलाड़ी हैं। ये अगर हम लोग समझेगा, जब हम रेल की परिवार है, हम रेल की कर्मचारी हैं, ये सोच के अगर एक साथ देगा, रेल को कोई माइक कलाल भेज नहीं सकता है, गोली खाने के लिए हम तैयार है। मैं आपको कहता हूं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। भाई हमेशा का जैसा हमारा जो लोनावाला के लोगों ने जिस खूबसूरती के साथ में हमारा टीम ने जो कार्यक्रम करने का काम किया, मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा, क्योंकि मेरे गलती से कोई 2-3 लोगों का नाम अगर छूट गया तो अगली बार वो मेरे से मुंह काला करके बैठेगा, वो बात ही नहीं करेगा, बोलेगा साला मेरा नाम ही नहीं लिया। तो इसलिए टीम है, पूरी टीम का इसमें स्पिरिट है, उनकी योगदान है, इसलिए काम है, इसलिए मैं इनको सलाम करना चाहता हूं। साथ में हमारा जो आरपीएफ का इंस्पेक्टर साहब हमको मिले थे, शायद उनकी ऐसी आए इसलिए वो चले गए, क्योंकि इन्होंने कहा कि मेरा वॉलीबॉल का भी मैच चल रहा था। तो मैंने पूछा यार इधर वॉलीबॉल का ग्राउंड तो नहीं दिख रहा, तो इन्होंने कहा कि हमारा जो आरपीएफ की बहुत अच्छे ग्राउंड उन्होंने बनाया, तो हमारा उधर चल रहा था। उनको भी धन्यवाद देने की जरूरत है, जोरदार तालियों के साथ में, क्योंकि पता नहीं मैं जहां कहीं भी खड़ा होगा तो माइक में तकलीफ है ना, उन्होंने भी बड़ा योगदान दिए, नहीं उनको भी, यानी कि एक दूसरे से मिलकर चलिए तो उसमें अपनी खुशी है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं भाई पॉजिटिव में बात करिएगा, नेगेटिव में नहीं। किसी व्यक्ति को मिला तो उनकी खराबी के बारे में बात मत करिएगा, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता जिसके कोई खराबी नहीं है। अगर आप खराबी के बारे में बात करेगा तो खराबी का है ना, जो उसकी जो मात्रा बढ़ते रहेगा। अगर आप खराबी को छोड़ के अगर अच्छाई के बारे में बात करेगा तो अच्छाई का मात्रा बढ़ेगा। तो अपना आपका, मेरा और आपका काम है हर इंसान का अच्छाइयों को बढ़ाओ, तो केवल अच्छाई के बारे में बताइए, वो बढ़ाते रहिए, तो खराबी जो अगर किसी में होगा भी वो खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं इसी भावनाओं के साथ में अगले साल में इसके बढ़िया हिसाब से, इससे ज्यादा, क्योंकि 20 टीम अभी खेला करके कह रहा है, ऐसा एक समय आना चाहिए लोनावाला इस ग्राउंड के अंदर, क्योंकि लोनावाला बहुत बड़ा मशहूर जगह है, क्योंकि रेलवे बोर्ड के अंदर जाएगा तो भी सीआरपी भी जिक्र करता है लोनावाला का। एक जमाना ऐसा हुआ करता था, लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज हुआ है। पहले के समय में मुझे नहीं लगता कि लोनावाला के अंदर किसी घर में भी पंखा भी हुआ करता होगा, लेकिन आज के दिन में लोग एसी भी लगाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चक्कर में सब चेंज हो रहा है। लेकिन लोनावाला के लाभ है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि आप लोग इस तरीके से खेलिएगा, इस तरीके से योग आप इसको बनाइएगा, आगे आने वाले दिनों में ऐसे एक साल आए, क्योंकि पूरा महीना भर हमारा जो लोनावाला का ग्राउंड के अंदर खेलते रहे। इस तरीके से कार्यक्रम आप लोग करते रहना चाहिए, और आप लोगों को, पूरी टीम को शुभकामनाएं देते हुए, और जीता हुआ टीम, भाग लिया हुआ सारे टीम को धन्यवाद देते हुए, आपके सबके क्या करूं, कौन सी भाषा में आपको सलाम करूं मुझे पता नहीं, और एक बार आपके अभिनंदन करते हुए मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, लाल सलाम, लाल सलाम जिंदाबाद। धन्यवाद। या ठिकाणी मैं ये लिया, मैं फिर याद आ गया, सब लोगों ने वैक्सीनेशन लिया कि नहीं लिया? जरा हाथ ऊपर करो एक बार। नहीं लिया तो कौन दिखाएगा हाथ ऊपर? अच्छा, अगर किसी को भी पता होगा इसमें से कोई वैक्सीनेशन नहीं लिया होगा तो भले हाथ ऊपर नहीं करेगा, हमको बताइएगा, क्योंकि सरकार जबरदस्ती नहीं करा सकता है, लेकिन जबरदस्ती हम करा सकता है, क्योंकि जिंदगी हमको जीना है, कोरोना को खत्म कराना है। अगर कोई भी अगर वैक्सीनेशन 2 डोज नहीं लिया होगा, थोड़ा सा बताइएगा, उसको उठा के ले जाएंगे, हम करा के छोड़ेंगे उसको। ये करना जरूरी है, क्योंकि अभी तीसरे वेव आ गया तो लोग कहते हैं कि ज्यादा कोई गड़बड़ नहीं हुए। अभी कल मैं टीवी देख रहा तो बोला कि चौथा वेव आने वाला, पता नहीं कि किसी को पता नहीं चौथा आने वाला है कि 5वां आने वाला है, लेकिन पक्का ये है, मुझे पता है हमारा हिंदुस्तानी लोगों में ये ताकत है। हम लोग सरकार ने दिए हुए सारे आदेश को पालन करते हुए चलेगा तो कोरोना से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान रखिएगा, सरकार ने बोला वो जो आदेश को भी पालन करिएगा। जो वैक्सीनेशन अगर कोई नहीं लिया होगा तो उसको लेने को लगाइएगा, ये भी हमारा आपका काम है। धन्यवाद। धन्यवाद। या ठिकाणी हॅलो